हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट के। राइट। इंटरनल डेब्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में पढ़ेंगे। राइट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सटर्नल डेब्ट होता क्या है। एक्सटर्नल डेब्ट मतलब एक्सटर्नल डेब्ट्स आर लोन्स रेज्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। राइट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आपका आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक समथिंग, ठीक, या अमेरिका से या किसी और कंट्री से अगर हम लोन लेते हैं, सरकार अगर डेब्ट लेती है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल पब्लिक डेब्ट। राइट। दीज लोन्स आर पेएबल इन फॉरेन करेंसीज। ठीक, दूसरे ये जो लोन होते हैं ये हमको विदेशी मुद्रा में फॉरेन कंट्रीज में देने होते हैं। ठीक, और अगली बात ये है कि इनके संदर्भ में दीज लोन्स आर यूजुअली वॉलंटरी। ठीक, जैसा आपने देखा कि इंटरनल डेट्स कैसे हो सकते हैं। इंटरनल डेब्ट का नेचर वॉलंटरी और कंपलसरी दोनों तरह का हो सकता है। ठीक, सरकार चाहे तो भैया कंपलसरी भी कर सकती है और वॉलंटरी तो फिर होगा ही। ठीक, लेकिन फॉरेन जो डेट्स होंगे, सॉरी, जो एक्सटर्नल डेट्स होंगे, उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वॉलंटरी नेचर का होगा। ठीक है, स्वाभाविक होंगे। जो देना चाहता है दे, जो कंट्री नहीं देना चाहती है उसको फोर्सफुली उनसे नहीं ले सकते। ठीक, अच्छा, एक्सटर्नल डेट्स यूजुअली क्रिएट फेवरेबल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी इन अ नंबर ऑफ वेज। ठीक, मोस्टली जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है एक्सटर्नल डेट का, वो कंट्री के लिए, वो इकोनॉमी के लिए फेवरेबल ही होता है और कई तरीके से जो है वो फेवरेबल सिद्ध हो सकता है। अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है एक इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है एक्सटर्नल। पहला जो इसका फेवरेबल इफेक्ट है वो क्या है, दे मेक पॉसिबल द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। राइट। फॉरेन एक्सटर्नल डेट्स के थ्रू जो है ये पॉसिबल होता है कि जो कैपिटल गुड्स है, फॉर एग्जांपल आपका मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। ठीक, तो जो रॉ मटेरियल या जो टेक्नोलॉजी, जो मशीनरी जो है देश में डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं है, तो with the use of external debts a country is able to import or avail these goods and these capital goods in the country। ठीक है ना। तो यानी कि विदेशों से आपने रॉ मटेरियल या टेक्नोलॉजी कुछ लेनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर एक्सटर्नल डेब्ट। राइट। दूसरा क्या है, फॉरेन फंड्स में यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो देश में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़े फंड की आवश्यकता होती है और चूंकि एक जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड इकोनॉमी है, जो लेस इकोनॉमीज होती हैं, उनके पास क्या है, उतना फंड नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता होती है। तो वो कहाँ से आएगा, एक्सटर्नल सोर्सेज से ही आएगा। राइट। फिर कहते हैं हेल्प्स टू क्रिएट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है ना। तो हर कंट्री को जो है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना है। अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोज दैट फेवरेबल नहीं है, ठीक है, तो इसको जो है इसको फेवरेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से लोन लेकर के, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक, टू मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। राइट। अच्छा, फिर उसके बाद देखो क्या क्या है, दीज लोन्स हेल्प टू इंपोर्ट गुड्स विच आर इन शॉर्ट सप्लाई इन डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, हो सकता है कि कई सारी गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हो सकते हैं देश में, जिनका उस देश में क्या हो रहा होगा, अच्छी तरह से जिनकी पूर्ति नहीं हो रही है, शॉर्ट सप्लाई में है। तो उस जो सप्लाई डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने के लिए, चूंकि वो विदेशों से मंगाना पड़ेगा हमें, तो उसको फुलफिल करने के लिए भी क्या होती है, फॉरेन डेट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कई तरह से हमने देखा कि फॉरेन डेट्स क्या है, इसके लिए फेवरेबल होता है। ठीक है ना। तो लेकिन इस संदर्भ में पॉइंट टू रिमेंबर दैट इफ फॉरेन loans are being used for war finance or for consumption purpose at large may have bad effect on the economy। ठीक, और द इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हम जो फॉरेन डेब्ट या जो एक्सटर्नल डेट्स या हम जो फॉरेन से जो हम लोन ले रहे हैं, ठीक है ना, उसको अगर हम कोई वॉर फाइनेंस के लिए, यानी कि वॉर में अगर कोई नुकसान हो गया उसकी पूर्ति के लिए, या नेचुरल कैलेमिटी जैसे सपोज दैट फ्लड की वजह से, या जैसे कोविड-19 है, आजकल आप देख रहे होंगे इतने समय से इकोनॉमी, मतलब कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी और ये कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों से अगर हम बाहर निकलने के लिए
अगर हम विदेशों से लोन लेते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि अगर वो जो फॉरेन डेट्स है, जो एक्सटर्नल डेट्स है, वो अगर अनप्रोडक्टिव यूज़ के लिए लिया जा रहा है, तो वो कैसा साबित होगा, तब उसको हम देखेंगे इकोनॉमी में कैसा इफ़ेक्ट होगा उसका, बैड इफ़ेक्ट होगा, ठीक है ना? ठीक, और या हम विदेशों से ऋण लेकर के हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमेबल गुड्स को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, विदेशों से सामान लेकर के हम क्या कर रहे हैं, अगर उसका कंजप्शन कर रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, इकोनॉमिक को प्रभावित करेगा, ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं पब्लिक डेब्ट और टैक्सेशन के बीच में क्या अंतर है, ठीक है ना? क्योंकि दोनों क्या है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का, गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट के लिए यानी कि हिसाब से क्या है, रिसोर्स हैं, ठीक है ना? फंड के सोर्सेज हैं, डेब्ट भी और टैक्सेशन भी, ठीक है ना? तो अब दोनों में कौन बेटर है, ये हमेशा एक डिबेटेबल इशू है, ठीक है ना? हमेशा एक विवादित विषय है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भैया टैक्सेशन सोर्स बढ़िया है या पब्लिक डेट्स अच्छा है, ठीक है ना? तो हो सकता है भी किसी भी सर्कमस्टांसेस में हम ये कहने के लायक नहीं है, ठीक है ना, कि कौन सा बेटर है इसमें से, ठीक है? पर लेकिन एक चीज ये बात सही है कि जो टैक्स रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के एक बहुत ही कम हिस्से को जो है, एक्सपेंडिचर के एक बहुत ही कम हिस्से को पूरा करने के लायक हो पाता है, ठीक है ना? खास तौर पे कहाँ पे, जो थोड़ा सा बैकवर्ड जो इकोनॉमीज है, ठीक है ना? तो इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए, इसलिए जो है सरकार को अब चूंकि जो टैक्स रेवेन्यू है वो सफिशिएंट तो है नहीं, तो अपने जो एक्सपेंडिचर के रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को डिपेंड होना पड़ता है ऑन पब्लिक डेट्स, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट दीज टू ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इनके आधार पर हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर है, राइट? पहला क्या देखो, बर्डन ऑफ टैक्स, ठीक? टैक्सेशन इज ए बर्डन ऑफ करंट इनकम, ठीक है? हमेशा जो टैक्स दिया जाता है, टैक्स इज पेड आउट ऑफ द करंट इनकम ऑफ द एसएससी। एसएससी की जो वर्तमान आय है उसमें से एसएससी क्या करता है, टैक्स को देता है, ठीक है? और जबकि whereas while debts curtails the future power of supply spending of government, ठीक है? डेट्स क्या करते हैं, कर्टेल करते हैं, मींस मिनिमाइज करते हैं, रिड्यूस करते हैं द फ्यूचर पावर ऑफ स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना? अगर सरकार ने आज सपोज दैट डेट लिया, तो आज तो उसकी जो खर्च करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द गवर्नमेंट विल हैव टू रीपे द लोन अलोंग विद इंटरेस्ट। सरकार को क्या करना होगा, भविष्य में ब्याज के साथ वो जो है लोन वापस करना होगा, ठीक? तो इस तरह से उसकी जो फ्यूचर की जो पावर है, खर्च करने की जो पावर है, फ्यूचर पावर ऑफ स्पेंडिंग गवर्नमेंट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है? तो बर्डन के हिसाब से समझ में आया ना? यानी कि एक हिसाब से हम सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि जो टैक्स का बर्डन है वो करंट इनकम में होता है, और जबकि डेब्ट का बर्डन कैसा होता है आपके हिसाब से, फ्यूचर इनकम में होता है, राइट? सेकेंड, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के हिसाब से, ठीक है ना, स्वरूप के हिसाब से, ठीक? टैक्स रेवेन्यू इज फॉर मीटिंग जनरल और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है? टैक्स जो रेवेन्यू है वो आपके यानी कि जो जनरल एक्सपेंडिचर या जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, साल भर के, जैसे भाई सरकार को क्या करनी है, जैसे सैलरी देनी है, या जो भी इस तरह के नेचर की, रेवेन्यू नेचर की जो एक्सपेंडिचर है, उनको पूरा करने में क्या होता है, टैक्स जो है रेवेन्यू जनरली उसके लिए यूज किया जाता है। और जबकि डेप्ट से जो रेवेन्यू आ रहा है हिसाब से, ठीक है ना, डेप्ट जो सोर्स है इज यूज्ड फॉर मीटिंग जनरल एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। सरकार की जो भी जनरल, एक तो खैर जो आपका उसका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, जैसे सैलरी हो गया, ठीक है ना, जो भी उसके पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं उनको रन करने के लिए, ठीक है ना, डिफेंस के लिए, इन सारी चीज़ों में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इन खर्चों के लिए तो खैर है ही है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है भैया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, जैसे रोड्स बनानी है, मेडिकल, स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक? तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए जो फंड की आवश्यकता होती है, उसको किसके द्वारा पूरा किया जाता है, डेप्ट के द्वारा, ठीक है? अगला हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे
प्रेशर के हिसाब से, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ऑफ टैक्स, ठीक है ना। और जैसे आप जानते हो टैक्स इज ए कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन व्हाइल अ लोन इज वॉलंटरी, ठीक है ना, लोन क्या है, वॉलंटरी है। द प्रेशर ऑफ अ टैक्स इज इमीडिएट, टैक्स जो है आपको उसी समय देना होगा, ठीक है ना, इसका टैक्स का जो प्रेशर है वो इमीडिएट होगा। और जबकि लोन का पब्लिक डेट्स का जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है ना, इसका फ्यूचर में फिर अगला हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ठीक है। स्कोप के हिसाब से हम देखें, टैक्स का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, ठीक है ना, राइट। क्योंकि लिमिटेड इसलिए है बिकॉज जो टैक्स है उसको हम क्या करते हैं, टैक्स में बी लेविड विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। आप अपने देश के अंदर, अपने देश की सीमाओं के अंदर रहने वाले व्यक्तियों पे आप क्या करते हो, टैक्स को वसूल सकते हो, ठीक। whereas the scope of public debt is unlimited, it is also raised from फॉरेन कंट्रीज, ठीक है ना। तो जैसे टैक्स तो एक देश के नागरिकों से ही वसूला जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन डेब्ट के लिए हम क्या करते हैं, अपने देश के लोगों से, कंपनियों से, बैंकों से, संस्थानों से तो ले सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, फॉरेन जो गवर्नमेंट्स है, फॉरेन जो कंट्रीज है, फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनसे भी हम क्या करते हैं, पब्लिक डेब्ट्स को जो है अवेल कर सकते हैं, ठीक। तो इसके हिसाब से इनका स्कोप देखा जाए तो पब्लिक डेट का स्कोप कैसा है, वाइड है, अनलिमिटेड है, और जबकि टैक्स का स्कोप बिल्कुल लिमिटेड है, राइट। अगला हम डिफरेंशिएट करते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी के आधार पे, जो कर देने की जो क्या है, लोगों की क्षमता है, टैक्सेबल कैपेसिटी, ठीक है ना। देखो टैक्सेस हमेशा कैपेसिटी से ज्यादा नहीं लिए जा सकते, ठीक है ना। तो जैसे इंडिया में भी देखो, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स का मैक्सिमम जो स्लैब है वो कितना है, 30% है, ठीक है ना। यानी कितना ही रिच पर्सन क्यों ना हो, तो वो भी इंडिया में जो आपका टैक्स देगा कितना देगा, ओनली 30%, ठीक है। और पब्लिक डेब्ट के केस में क्या है, ऐसी कोई लिमिट जो है नहीं होती है, ठीक है ना, देयर इज नो सच लिमिट फॉर पब्लिक लोन्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है ना। टैक्सेस आर चार्ज्ड ऑन द करंट इनकम ऑफ टैक्स पेयर्स, ठीक है ना। टैक्स जो होते हैं, जो करदाता होता है उसकी करंट इनकम पे चार्ज जो होते हैं, ठीक है। और डेट्स हमेशा जो है आर पेड आउट ऑफ करंट सेविंग एज वेल एज फ्रॉम पास्ट सेविंग। जो आपके यानी कि पब्लिक डेट्स, जो लोग जो डेट्स देंगे, ठीक है ना, तो वो अपनी सेविंग से देते हैं, जबकि टैक्स हमेशा कहाँ से देते हैं, इनकम से देते हैं, ठीक है। एक ही डिफरेंस हो गया। अगला क्या है, देखो सेविंग पावर। टैक्सेस क्या करते हैं, सेविंग पावर को रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टैक्स जो है आपने जितना कमाया उसका एक पार्ट जो है आपको कंपल्सरीली आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो यानी कि आपके पास सेव करने के लिए कम होता है। और जबकि वाइल डेब्ट इंड्यूसेस अ पर्सन टू सेव मोर, डेब्ट क्या करते हैं, एक व्यक्ति को मतलब ऋण देके एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी सेविंग को और भी बढ़ा सकता है, ठीक है ना। एक तो क्या करेगा, जब वो किसी को ऋण देगा, किसी को लोन देगा, तो नंबर एक तो क्या होगा, उसकी जो सेविंग है जिसको वो खर्च कर सकता था, एक तो उसका वो मूलधन बच जाएगा, प्लस उसमें क्या होगा, जितने साल के लिए उसने वो लोन दिया है उसके बाद उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऐड होकर के उसकी वैल्यू में क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक। तो अब इन दोनों के हिसाब से हम लास्ट में एज ए कंक्लूजन वी कैन से दस, एज ए कंक्लूजन वी कैन से taxes and loans और डेट्स शुड बी जुडिशियसली कंबाइंड, ठीक है ना। तो यानी कि सरकार को जब भी इनको यूज करना चाहिए तो जुडिशियली, यानी कि एक प्रोपोर्शन के रूप में क्या होना चाहिए, इनको यूज होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन डेप्ट का भी नहीं, बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन टैक्सेशन का भी नहीं, ठीक है। जुडिशियसली जो है यानी कि न्यायोचित तरीके से, एक बैलेंस तरीके से इनको यूज करना चाहिए, राइट। अगला अब हम बात करते हैं बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट की, ठीक है ना। बर्डन का मतलब क्या हुआ, भार। द बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट रिफर्स टू द सेक्रीफाइस इट विल इम्पोज,
ठीक है ना। जो ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस यानी कि जो भार है, जो त्याग है लोगों के द्वारा किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं बर्डन ऑफ टैक्स। आज हमने लोन तो ले लिया, आज हमने विदेशों से या लोगों से सरकार ने ऋण ले लिया, ठीक, लेकिन इस ऋण का जो बर्डन है, जो बोझ है, ठीक है ना, इसके लिए कई सारे लोगों को क्या करना होगा, त्याग करना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्डन बोलते हैं, ठीक। तो टैक्स के बर्डन को हम मेनली दो भाग में हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, मनी बर्डन एंड रियल बर्डन। ठीक है, मनी बर्डन देखो क्या हुआ, मनी बर्डन इन द फॉर्म ऑफ टैक्स which the people have to pay to the government for the repayment of loan along with interest। ठीक है, तो मनी बर्डन का मतलब ये है कि जो है लोगों के द्वारा, ठीक, मनी बर्डन में जो है यानी कल को सरकार जब, चाहे वो इंटरनल सोर्स से डेट से हो, चाहे एक्सटर्नल सोर्स से डेट हो, जब वो रीपे करना होगा, ठीक है ना, तो उसमें जो उसके रिपेमेंट में क्या होगा, यानी एक तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस उसमें इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। तो सरकार उस जब लोन को वापस करना होगा सरकार को, तो उसको वापस करने के लिए जो फंड है वो कहाँ से आएगा, वो टैक्सेशन के थ्रू आएगा, ठीक है ना। तो मनी बर्डन ये होगा कि जो यानी कि देश के जो लोग हैं उन पे टैक्स बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, उस लोन और उस इंटरेस्ट को वापस करने के लिए उन पे क्या होगा, टैक्स को बढ़ाएंगे। तो ये तो हो गया टैक्स के फॉर्म में, जब उनकी यानी कि उन पे टैक्स का भार जब बढ़ेगा, उनकी जेब से ज्यादा पैसा जाएगा, तो वो मॉनेटरी बर्डन हो गया, मनी बर्डन हो गया, ठीक। और दूसरा अगर इसके रियल बर्डन की बात करें, तो रियल बर्डन का मतलब क्या हो जाएगा, रियल बर्डन मीन्स हो जाएगा, दिस बर्डन इज इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो जब सरकार लोन को ब्याज के साथ वापस करेगी, तो जाहिर सी बात है सरकार को क्या करने होंगे, अपने खर्च कम करने होंगे, जो आमतौर पे जिन खर्चों को पब्लिक वेलफेयर के लिए करती थी, सामाजिक कल्याण के लिए जिन खर्चों को करती थी, उसको कम करना होगा, ठीक है ना। तो यानी कि अब भैया जो गरीब लोग हैं उनको कम राशन मिलेगा, ठीक है ना, सब्सिडी कम मिलेगी, ठीक है ना, कई सारी चीज़ों को गवर्नमेंट क्या करेगी, जो आज उसने फ्री किए थे, कल को स्थिति में होगी कि वो फ्री नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी कि जो सोशल वेलफेयर में जो कमी की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सरकार को क्या करना होता है, लोनों को चुकाना होता है, तो वो जो लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए जो वेलफेयर के लिए जो एक्सपेंडिचर करती थी, वो एक्सपेंडिचर कम करेंगे, तो उस कम होने की वजह से जो लोगों को तकलीफ होगी, जो सेक्रीफाइस लोग करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल बर्डन कहेंगे, राइट। तो इस तरह से हम बर्डन को क्या करते हैं, देख डेप्ट्स के बर्डन को हम क्या करते हैं, दो भाग में हम इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। पहला हो जाएगा यानी डेप्ट्स किसका, इंटरनल डेप्ट का बर्डन हो जाएगा, बर्डन ऑफ इंटरनल डेप्ट, ठीक। दूसरा हो जाएगा बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट, ठीक है। फिर फर्दर हम इसको कैटेगराइज करेंगे दो पार्ट में, ठीक है ना, मनी बर्डन एंड रियल बर्डन, ठीक है। मनी बर्डन को भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो टोटल जो है यानी कि आपका डेप्ट का जो बर्डन हो जाएगा, वो टोटल हम पॉइंट वाइज अगर हम की बात करें, तो 8 तरह के इम्पैक्ट जो है आप लोगों को इसमें देख रहे होंगे, ठीक। बर्डन ऑफ इंटरनल डेप्ट, ठीक है ना। तो बर्डन ऑफ इंटरनल डेप्ट का सबसे पहले बर्डन आ गया डायरेक्ट मनी बर्डन, ठीक है ना। अच्छा, बर्डन का मतलब क्या है, बर्डन मीन्स क्या है, सेक्रीफाइस, ठीक है ना। बर्डन का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस, यानी कि डेप्ट की वजह से लोगों पर जो बोझ पड़ेगा, जो भार पड़ेगा इन द सेंस, उनको कई सारी चीजें अपनी कम करने होंगे, मे बी उनको अपना कंजम्पशन कम करना पड़ा होगा, मे बी उनको अपना इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी सेक्रीफाइस होंगे उसको हम बर्डन कहेंगे, ठीक। कुछ तो बर्डन मॉनेटरी होंगे और कुछ कैसे होंगे, रियल बर्डन होंगे, ठीक। अब जैसे पहला बर्डन हम इसका देखते हैं इंटरनल डेप्ट का, ठीक है ना। इफ डेप्ट इज रेज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस, तो वो कैसे उसका जो डायरेक्ट मनी बर्डन होगा वो कैसे होगा, उसको हम देखते हैं अब, हाँ। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मनी बर्डन इफ द डेप्ट इज रेज्ड फ्रॉम इंटरनल sources, ठीक। In internal debt, purchasing power goes transferred from one section to the other section,
ठीक है ना? तो इंटरनल डेब्ट में क्या होता है ना, परचेजिंग जो पावर है, ठीक है ना, वो ट्रांसफर होती है। यानी कि आपका जो हायर सेक्शन है, एक हिसाब से हम कह सकते हैं डेब्ट भाई आमतौर पे कौन देगा, जो अमीर लोग हैं, ठीक है ना। अमीर लोगों से, रिच पर्सन से सरकार डेब्ट लेकर के उसको खर्च करती है, किसके वेलफेयर में, गरीब लोगों के वेलफेयर में खर्च करती है, ठीक है ना। तो यानी कि दो लोग अलग अलग सेक्शन हो गए ना, एक हायर सेक्शन हो गया, एक लोअर सेक्शन हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द टैक्स पेयर एंड बॉन्ड होल्डर्स, यानी कि टैक्स पेयर मतलब तो टैक्स देने वाले रिचर पर्सन हो गए, और बॉन्ड होल्डर का मतलब ये है कि जो सरकार को क्या करते हैं, डेप्ट करते हैं। अब सरकार डेप्ट देखो कैसे लेगी, सरकार डेप्ट के लिए क्या करेगी, जैसे कोई बॉन्ड इशू कर दिया उसने, ठीक है ना, जैसे पीपीएफ के थ्रू हो गया, ठीक, इन सेविंग्स के थ्रू सरकार क्या करती है, उसको लेती है, लोन्स, पब्लिक डेट्स को रेज करती है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, बहुत ध्यान से सुनना, अगर टैक्स पेयर, इफ टैक्स पेयर एंड बॉन्ड होल्डर्स बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप्स, देयर में अकर, क्या लिखा है देखो, देयर में अकर चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अगर जो है एक चीज तो ये बात समझ में आए कि भैया पब्लिक पब्लिक डेट्स के थ्रू क्या होता है, जो परचेजिंग पावर है, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन से, ठीक है। अब देखो जो डायरेक्ट मनी वर्डन की हम बात कर रहे हैं ना, उसका मतलब यहाँ पे इस संदर्भ में ये है, अगर टैक्स पेयर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर टैक्स पेयर यानी कि जो टैक्स देने वाले हैं, इट मीन्स रिच, रिच लोग, अगर टैक्स पेयर और जो बॉन्ड होल्डर है, यानी कि सरकार को टैक्स भी, टैक्स देने वाला टैक्स पेयर ही अगर सरकार को क्या देता है, ऋण देता है, लोन देता है, ठीक है ना, तब तो इसका जो इफेक्ट होगा, मनी इफेक्ट, तब तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो वेल ऑफ आदमी है वही लोन दे रहा है सरकार को, तो सरकार क्या करेगी, उसके जो यानी कि अच्छा आदमी है, जो रिच पर्सन है, उसके पैसे को, उसके फंड को वो जो है गरीबों के लिए, पुअर के वेलफेयर के लिए यूज में लाएगी, ठीक है। अब अगर जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि भैया if the taxpayer and bond holders belongs to different groups, अगर जैसे यानी कि टैक्स पेयर ने टैक्स दिया, लेकिन जो सरकार का जो यानी कि पब्लिक डेट्स दे रहा है, ठीक है ना, वो अगर एक गरीब आदमी यानी कि जो कम इनकम वाला आदमी है, वो अगर सरकारी बॉन्ड को खरीदता है और ये खरीदता है, ठीक है ना, तो वो जो मॉनेटरी जो वो होगा मनी, यानी कि जिसके लिए वेलफेयर सरकार करना चाह रही थी, उसने अपने ऊपर ले लिया, पब्लिक डेब्ट्स का लोड किसने अपने ऊपर ले लिया ना, उसने सरकार के बॉन्ड करके अपनी सेविंग को उसने जो है क्या किया, उसमें ले करके, तो उसके ऊपर क्या आ गया, उसका मॉनेटरी लोड जो है उस व्यक्ति के ऊपर आ गया, है ना। मेरा कहने का मतलब समझ में आया आप लोगों की, नहीं आया? तो पुअर के द्वारा भी गवर्नमेंट बॉन्ड लेने की वजह से जो है उस पर भी क्या आ गया, डायरेक्ट जो है मनी बर्डन आ गया, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो सॉरी, सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट मनी बर्डन, ठीक है ना, सेक्रीफाइस, बर्डन का मतलब ध्यान रखना हमेशा, सरकार भविष्य में जो पब्लिक डेट्स हैं, जो उसने लोन लिए हैं, उनको चुकाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टैक्स को बढ़ाने से क्या होगा, दिस एडवर्सली अफेक्ट पीपल्स डिजायर, लोगों की जो इच्छा है, डिजायर टू वर्क, डिजायर टू सेव एंड एबिलिटी टू वर्क, ठीक है ना। क्योंकि ये होगा कि भैया ज्यादा अगर सरकार, चूंकि सरकार के ऊपर कर का सॉरी ऋण का बोझ है भैया, ऊपर से इंटरेस्ट भी उसमें पड़ रहा है, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा सरकार ने जब उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट का एक सोरली जो सोर्स है रेवेन्यू का, वो टैक्सेशन है, तो वो टैक्सेशन को क्या करेगी, बढ़ाएगी, नंबर ऑफ टैक्सेस को बढ़ाएगी, रेट को बढ़ाएगी, ठीक। तो जिससे क्या होगा, अगर अब आदमी सोचो, अगर 100 रुपए कमा रहा है, उसमें से अगर उसको 40% टैक्स देना पड़ेगा, तो कोई भी आदमी है उसमें, उसको जो काम करने की इच्छा है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा, डिजायर टू वर्क, और डिजायर टू वर्क नहीं होगी तो सेव भी नहीं होगा, और सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करता है, इसका एडवर्स इफेक्ट जो है उसमें दिखाई पड़ता है, ठीक। अगला है डायरेक्ट रियल बर्डन ऑफ इंटरनल डेप्ट, ठीक है ना। इंटरनल डेप्ट मतलब देश से जो है विद इन द कंट्री जब लोन को अरेंज किया है, ठीक है। यदि लोन को चुकाने के लिए टैक्सेस पुअर पीपल पर लगता है, ठीक है, अब लोन, सरकार को लोन चुकाना है भैया, ठीक है,
तो लोन चुकाने के लिए क्या करेगी सरकार, इनकम टैक्स हो गया और जो यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को बढ़ाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज पे भी टैक्स बढ़ेगा, ठीक है ना? और टोल टैक्सेस ये वो जितने भी डिफरेंट तरह के गवर्नमेंट के जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, सोर्सेज होते हैं, उनको सरकार क्या करेगी, बढ़ाएगी, ठीक है? और डेब्ट के रीपेमेंट में प्लस यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट देश के अमीर लोगों को होता है, ठीक है ना? राइट? क्योंकि लोन सप्लाई कौन करेंगे, यूजुअली अमीर लोग करेंगे, हैं? ठीक है, सरकार को डेब्ट जो होगा अमीर लोगों ने दिया होगा, ठीक है ना? तो अमीर लोगों को क्या मिलेगा, अब भैया उनका उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है? और इसका जो लोड होगा वो किसके ऊपर होगा, अमीर लोगों पे, कॉमन पीपल पे होगा, ठीक है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट यानी कि एक हिसाब से इसका क्या है, रियल बर्डन है, ठीक है ना? तो इसको हम जो है रियल बर्डन, ठीक। नंबर फोर्थ जो है इनडायरेक्ट रियल बर्डन ऑफ इंटरनल डेट, इसका मतलब ये है, इसका प्रभाव प्रोडक्शन पे पड़ता है, ठीक है ना? प्रोडक्शन पे इसलिए पड़ेगा क्योंकि फिर वही बात है, सरकार क्या करेगी, अपने लोन को चुकाने के लिए जो है ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करेगी, ठीक है ना? तो ज़्यादा टैक्स इम्पोज करने पर क्या होगा, जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक हिसाब से हम कह सकते हैं बिजनेसमैन हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा लोड आएगा भैया टैक्स का, तो उनकी जो विलिंगनेस टू वर्क है, काम करने की जो इच्छा है वो नहीं होगी, ठीक है ना? वो अगर काम करने की इच्छा उनकी नहीं होगी तो बहुत कम प्रोडक्शन करेंगे, कम प्रोडक्शन अगर होगा तो भैया सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम अगर होगी तो प्राइसेस ज़्यादा पड़ेंगे, प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो लोगों को यानी कि महँगाई लोगों को पड़ेगी, ठीक? तो कुल मिला के इसको हम क्या बोलेंगे, रियल बर्डन जो है लोगों पर पड़ेगा, ठीक है ना? लोगों को महँगा सामान लेना पड़ेगा, और सरकार भी क्या करेगी, उनके लिए वेलफेयर करने की स्थिति में नहीं होगी, तो ये इनडायरेक्ट रियल बर्डन हो जाएगा, राइट? ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड सोर्स ऑफ डेब्ट था, दैट इज एक्सटर्नल डेब्ट, ठीक है? तो पहला बर्डन हो जाएगा डायरेक्ट मनी बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट, ठीक है ना? तो डायरेक्ट बर्डन ऑफ जो एक्सटर्नल डेब्ट है, ठीक है, तो यानी कि ये जो लोन है, दीज लोन्स आर रिपीट बाय द डेटर कंट्री टू द फॉरेन कंट्री, ठीक है ना? सर, ठीक, विदेशों से लिया हुआ जो ऋण है वो डेटर कंट्री को क्या होता है, फॉरेन कंट्री को वापस करना होता है, और वो भी किसमें, फॉरेन करेंसी में। अब देखो यहाँ पे मनी बर्डन की बात ये है, अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन अगर हमने लिए हैं तो लोगों के ऊपर जो मनी बर्डन होगा वो भी हायर होगा, और अगर ये स्लाइटली कम रेट पे, अगर हमको ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लोन मिले होंगे तो लोगों पे जो पढ़ने वाला जो बर्डन होगा वो कैसा होगा, कंपेरेटिवली मनी बर्डन क्या होगा, थोड़ा कम होगा, राइट? है ना? सेकंड देखो, इनडायरेक्ट मनी बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट, ठीक है? अगर वही डेप्ट अगर आपका एक्सटर्नल है यानी कि फॉरेन कंट्री से अगर हमने लोन लिया है, तो उसका जो इनडायरेक्ट मनी बर्डन होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि भैया किस पर्पज के लिए, दिस डिपेंड्स अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल डेट, ठीक है ना? इफ दीज लोन्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पज देन द बर्डन विल बी लेस, ठीक है? और अगर ये अनप्रोडक्टिव पर्पज के लिए अगर लोन लिए हमने भैया, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले भी कहा, वॉर फाइनेंस के लिए, या किसी नेचुरल कैलेमिटीज को से पार आने के लिए हमने ये लोन्स अगर ले रखे हैं, ठीक है ना? तो इनका क्या होगा, क्योंकि इनसे कुछ आउटपुट तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना? तो इनका जो वो होगा, मॉनेटरी बर्डन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है? अगर प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूटिलाइजेशन हो रहा होगा तो यानी कि इनडायरेक्ट जो मनी बर्डन होता थोड़ा कम होता, राइट? फिर नंबर थर्ड, डायरेक्ट रियल बर्डन, ठीक है? तो एक्सटर्नल डेट का जो डायरेक्ट रियल बर्डन होगा वो क्या होगा, द रियल बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट इज द लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ डेटर कंट्री, जिस कंट्री ने लोन लिया है वहाँ के जो लोग हैं उनको लॉस होता है किसमें, उनके इकोनॉमिक वेलफेयर में, ठीक है ना? क्योंकि सरकार को क्या होता है कि लोन जो है इंटरेस्ट के साथ उनको वापस करना है, तो जो भी उन, अगर सपोज दैट हमने वो प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लोन ले रखे हैं, उन लोन के थ्रू हमने इंडस्ट्रीज या समथिंग कुछ चीज़ें सेटअप करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अब होगा क्या
कि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा ज़्यादातर चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए, गुड अच्छी क्वालिटी के और लार्ज हम अपने एक्सपोर्ट के साइज़ को क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएँगे और अच्छी क्वालिटी के गुड्स को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना? और जो कि होगा क्या कि एज़ अ रिज़ल्ट पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ दीज़ गुड्स एंड सर्विसेज़। लोगों को क्या होगा, जो वस्तुएँ देश में बन रही हैं, जो अच्छी क्वालिटी की जो गुड्स एंड सर्विसेज़ देश में प्रोड्यूस हो रही थी, वो उनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो हमें क्या करनी होंगी, एक्सपोर्ट करनी होगी विदेश में, जिससे कि हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके अपना जो है, जो फॉरेन डेट है उसको हम क्या करें, खत्म करें, ठीक है ना? तो दिस इज द डायरेक्ट रियल बर्डन, यानी कि जो उनका इकोनॉमिक वेलफेयर होता है भाई, जो उन चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं, ठीक, तो उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, बाहर भेज देते हैं, ठीक। तो इस तरह से वो कैसे क्या रह जाते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं, डिप्राइव्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। नंबर फोर्थ, जो लास्ट बर्डन है उसका, इनडायरेक्ट रियल बर्डन। टू पे ऑफ द एक्सटर्नल डेट, टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन पीपल, ठीक है। Heavy taxes adversely affect the willingness and the ability of the people to work and save. This is an unfavorable effect on production, ठीक है ना। तो फॉरेन डेट्स को वापस करने के लिए सरकार को क्या करने होते हैं, लोगों के ऊपर टैक्स रेट को बढ़ाएंगे, और हैवी टैक्सेस अगर जब लगने लग जाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा टैक्स अगर लग रहा होगा, तो ये जो प्रोड्यूसर हैं, लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है ना, उनकी जो काम करने की इच्छा है, ठीक, जो सेव करने की इच्छा है, जो अर्न करने की इच्छा है, उसको क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है ना, ठीक। और जिसकी वजह से क्या होगा, वही साइकिल घूम के आएगा फिर से, कि भैया प्रोडक्शन कम होगा तो महंगाई होगी, ठीक है ना। तो महंगाई कम होगी तो लोगों के ऊपर जो है उसका बोझ जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम इसको, ठीक है। एक लास्ट स्लाइड और है, देखो, शिफ्टिंग द बर्ड ऑफ सॉरी शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ डेप्ट, ठीक है। डेप्ट का जो बर्डन है, जो भार है, उसको शिफ्ट करना, ठीक है ना। शिफ्ट मतलब हम उसको जो है दूसरे के ऊपर, या कैसे उसको हम शिफ्ट करते हैं, ठीक। When resources for government expenditure are generated through taxation, the present generation bears the burden of tax, ठीक है। अगर सरकार के जो भी उसके मतलब खर्च करने के लिए, स्पेंडिंग के लिए रिसोर्सेस, अगर जैसे मैंने आपको बताया, दो सोर्सेस हैं, टैक्स और पब्लिक डेट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के खर्च करने के लिए रिसोर्सेस यानी कि फंड अगर टैक्सेशन से जनरेट हो रहा है, तो टैक्सेशन से जनरेट का मतलब ये हुआ कि द प्रेजेंट जनरेशन जो आज है, जो आज की जनरेशन है, वो क्या करती है, उस टैक्सेशन का जो है, जो भार है, जो बर्डन है, उसको बियर करती है, ठीक है ना। ठीक, देखो फिर से देखो, when resources for government expenditure are generated through taxation, the present generation bears the burden of taxation, ठीक है। लेकिन यदि बट when resources are generated through public debt, the future generation pays the interest and the principal, and these bears the burden. अगर सरकार ने टैक्सेशन के बजाय डेब्ट से अगर रिसोर्सेस अवेल किए हैं, ठीक है ना, तो डेब्ट, चूंकि डेब्ट आपको भविष्य में देना होगा, ठीक है ना, और उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट भी होगा, और भी एक हिसाब से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेब्ट का जो बर्डन है, वो किस पे आएगा, फ्यूचर जनरेशन पे, ठीक है ना। यानी हम आज का जो लोन होगा हमारा, ठीक है ना, जो हमने वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से, इनसे जो पैसा लिया होगा, जो लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया होगा, तो इसका बर्डन हमारे जो, यानी कि आने वाली जनरेशन है, ठीक है ना, यानी कि जो 10 साल 15 साल 20 साल बाद क्या होगा, इसका बर्डन जो है हम लोगों पे पड़ेगा, ठीक। जबकि टैक्सेशन का बर्डन किस पे पड़ेगा, प्रेजेंट जनरेशन में, जो आज की जनरेशन है, आज पे पड़ेगा टैक्स का, ठीक है। और जबकि डेब्ट का जो बर्डन है, वो किस पे पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन पे, आने वाले जो हमारी जनरेशन होगी, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, उन पे उसका बर्डन पड़ेगा। If future consumption are reduced, if if current consumption are reduced, future generation will not bear the burden, ठीक है ना।
अगर हम आज के अपने जो उपभोग हैं उनको कम कर दें, आज के खर्चों को अपना हम कम कर देंगे, तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उसको क्या होगा, इन जो हमारे वो हैं, जो ऋण है, जो पब्लिक डेब्ट्स है, इनका बोझ क्या होगा, उनको नहीं सहना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि हम क्या करेंगे, आज ही जो है अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, अगर हम अपने खर्चों को कम कर देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो हमारी लायबिलिटी है, जो लोन का जो बर्डन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एंड इफ इट इज नॉट डन, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, बाय रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट, द फ्यूचर जनरेशन विल बियर द बर्डन, ठीक है ना? एंड इफ इट इज नॉट डन बाय रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट, द फ्यूचर जनरेशन विल बियर द बर्डन, ठीक है? अगर हम अपने कंजम्पशन को नहीं करते हैं भैया, और अपने खर्चों को हम बढ़ा के खर्चे बढ़ाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ओबियसली सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ठीक है? तो रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, द फ्यूचर जनरेशन विल बियर द बर्डन, ठीक है? तो अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, तो हम जो पब्लिक डेट्स का जो बर्डन है, वो किस पे रहेगा, फ्यूचर जनरेशन पे रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से देखो, ये था आपका शिफ्टिंग और बर्डन ऑफ डेब्ट, ठीक है ना? तो बर्डन के डेब्ट को जो है हम कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना? तो बर्डन, अगर हम भैया, सीधी सी बात ये है, नंबर एक, तो जो टैक्स का बर्डन है वो कैसा होगा, करंट बर्डन होगा, ठीक है ना? और आज की जनरेशन उसको कैरी करेगी, ठीक है ना? और अगर गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को पब्लिक डेट्स के थ्रू जनरेट करती है, तो जाहिर सी बात है, जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, वो क्या करेंगे, उसके बर्डन को बियर करेंगे, ठीक है? और दूसरा ये है कि इस बर्डन को जो, अच्छा ये तो बर्डन हो गया, ठीक? इसके शिफ्टिंग के लिए अगर ऐसा है कि हम अपने कंजम्पशन को अगर हम कम करते हैं, ठीक है ना? तो हम कंजम्पशन कम करेंगे, खर्चा अगर हम कम करेंगे, तो इसका मतलब हम जल्दी क्या कर पाएंगे, उस डेब्ट से हम जो है निकल जाएंगे, ठीक है ना? तो क्या होगा, उसको यानी कि फ्यूचर जनरेशन में क्या होगा, हमारा इसका जो बर्डन है वो कैरी नहीं होगा, ठीक है? और अगर हमने अपने कंजम्पशन को कम नहीं किया, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, ठीक है ना? तो आने वाली जनरेशन को क्या होगा, इसके बर्डन को बियर करना होगा, ठीक है? तो बताइएगा कैसा लगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।